तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जो बचे हुए टॉपिक थे उसे कवर किए थे और हम लोगों का एक जो चैप्टर चल रहा था बायोम्स का, वो चैप्टर समाप्त हुआ था। आज इस क्लास में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियो में बायोम्स के बारे में चर्चा की। बायोम्स में कितने प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं, बायोम्स के प्रकार, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि विषयों में हम लोग ने चर्चा किया। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग यूट्यूब इस चैनल पर पिछली 32 वीडियो पढ़ाए और पढ़ चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे हमने पिछली 2 चैप्टर्स को कुछ वीडियो में एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किए, उसी क्रम में हम लोग फिर से आज एक नया चैप्टर जिसका नाम रहेगा पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण, जहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण शब्द क्या होता है और अवनयन शब्द क्या होता है। प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। हर प्रदूषण के प्रकार में, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो रेणुधर्मी प्रदूषण हो, हर प्रदूषण को विस्तार से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका मानव जीवन पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और प्रदूषण से पर्यावरण में किस प्रकार असंतुलन फैल रहा है। हम लोग जब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसा कि हम पिछली कई वीडियो में अपने बता चुके हैं, हमारी इस क्लास को पढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब है, ईमानदारी से और विश्वास के साथ पढ़ना। यूट्यूब पर अपना टाइम लॉस करना मूर्खता से कम नहीं। तो उसी में हम बस अपने क्लास को जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक बार फिर से आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि हमारे क्लास में कोई भी ना आए, ऐसा कोई भी ना पढ़े, चूँकि कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। जो श्रृंखला एक चलाई गई है, एक प्रक्रिया, एक प्रयास किया जा रहा है कि सही चीज़ों को पहुंचाया जाए कुछ उन लोगों तक जो शायद अपने यूपीएससी जर्नी में एक अच्छे प्लेटफॉर्म की सोच में थे। जैसा कि हम सभी लोग की बात पता है कि कोई भी चीज़ अचानक आगे नहीं बढ़ पाती, एक समय लगता है। कोई भी प्रक्रिया हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, स्ट्रगल हो, तैयारी हो, एक का एक सफलता तो हासिल नहीं होती। सफलता में ढेर सारी अड़चनें आती हैं। हमको डिसाइड करना होता है कि हम अपने स्ट्रगल लाइफ में अपना टाइम कहाँ दें, किस प्रकार अपने स्टडी लाइफ को, अपने स्ट्रगल लाइफ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरी दुनिया स्ट्रगल से भरी पड़ी है। हर कोई एक नए सोच के साथ, एक नए ड्रीम के साथ अपनी तैयारी शुरू करता है, लेकिन इस दौड़ में हर कोई सफलता नहीं पाता, क्योंकि स्टडी, पढ़ाई, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, जब तक इन सभी चीज़ों में एक अलग बदलाव सा नहीं लाया जाएगा, तब तक शायद एक नया बदलाव नहीं देखा जा सकता। बाकी पढ़ने पढ़ाने का बस एक ही मतलब है कि अगर हम ये सोच के पढ़ाएंगे कि हम जो पढ़ाएं उससे किसी की लाइफ में जो कुछ टाइम जो यहाँ दे रहा है वो ख़राब ना हो। आपके पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ाया हुआ आपके लाइफ में या आपके स्टडी में या आपकी पढ़ाई में, आपके एग्ज़ाम में सहायता कर सकता है, आपके
उस सोच तक पहुंचा सकता है जहां आप सोचे हैं कि हमको वहां जाना है, वहां पहुंचना है। अगर आपके स्ट्रगल लाइफ में हमारा पढ़ाया हुआ कुछ महत्व देता है तो ही आप क्लास करिए, क्योंकि हर नए चैप्टर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए विश्वास के साथ पढ़ाई किया जाता है। जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, लेकिन जो करने जा रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। तो अगर पढ़ते वक्त ये लगता है कि शायद यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी 2, 4, 5, 6, 10 लोग पढ़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनसे यही चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पढ़ के अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं तो ही यहाँ पढ़िए, नहीं तो आप यूट्यूब खोलिए, यही चैप्टर पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन वही है कि पैसों के लिए पढ़ाना और मेहनत से पढ़ाना, किसी की लाइफ बनाने के लिए पढ़ाना, उसमें डिफरेंस होता है। ये जो यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जो BMIS एकेडमी कोचिंग की शुरुआत की गई है, ये अभी अपने शुरुआती दौर में है। इसे भी बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वो बहुत वही होता है ना कि एक शुरुआत होता है जहाँ लोग समझ नहीं पाते इसका महत्व। तो यहाँ भी अभी शुरुआत ही है, तो कुछ लोग जो हैं जो समझ रहे हैं, एक दिन आएगा जब वो एग्ज़ाम देंगे, अगर यहाँ मेहनत से पढ़े हैं तो हम जितनी भी वीडियो पढ़ाते हैं वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं पढ़ाएंगे जो आपका एक भी मिनट का टाइम लॉस करे। आप यहाँ पढ़िए, आप जाके प्रैक्टिस सेट लगाइए, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो शायद 100 में 100 तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई सॉल्व नहीं कर सकता 100 में 100 क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपका एक्यूरेसी 80% से 85% के बीच में रहेगी। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो कि फिर से आज अपना इतना टाइम यहाँ पर दिए और शायद एग्ज़ाम में आए ना आए। अब आपके मन में घमासान युद्ध चले, आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करे, यहाँ नहीं यूट्यूब पे देखो, वहाँ पर बड़े चैनल और बड़े चैनल के बड़े सर पढ़ा रहे हैं, या जो भी हो, समझदार हैं आप लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ यहीं पढ़िए, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ मत पढ़िए। अगर आपको लगता है 1% भी मन में डाउट आता है कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो हमारे स्ट्रगल लाइफ में, हमारे स्ट्रगल में, या फिर हमारे ड्रीम में जो हम देखें वहाँ पहुँचने में दुविधा दे रही है, या शायद वहाँ तक हम नहीं जा सकते, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। हम ये नहीं कहेंगे आप यहाँ पढ़िए, हम तो ये कह रहे हैं आप यहाँ मत पढ़िए। कोई एक भी व्यक्ति अगर वीडियो देखेगा और वो एग्ज़ाम देगा और वहाँ हमारा कोई भी जो वीडियो ईमानदारी से पढ़ेगा उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि हम जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सफल हो गया। तो इसी विश्वास, इसी आस्था के साथ हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं जो इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, कि अगर आप लोग को विश्वास है BMIS एकेडमी के साथ, तो याद रखिए आप मेहनत करते रहिए। देखिए सोच कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। वही कहावत है कि लोग कहते हैं कि गांव से कोई इतने बड़े पद पे नहीं जा सकता है। कोई लड़का या लड़की जो गांव से पढ़ाई करते हैं उनको ढेर सारी प्रॉब्लम देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि पढ़ के IAS बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, ये सब कहने की बातें हैं। कहता वही है जिसको कुछ नहीं आता, और करता वही है जिसके मन में कुछ होता है, जो करने की इच्छा रखता है और अपने अंदर इतना जज्बा रखता है, इतना ऊर्जा रखता है कि लाइफ में कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन हम जो देखे हैं उस ड्रीम को पूरा करेंगे। उसके लिए जितना हर होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ, इस जर्नी में बस एक ही काम करना है कि रणनीति के साथ प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है। ये नहीं कि हम पढ़ाई करके कोई नई बात कर रहे हैं, यही टॉपिक कोई और भी पढ़ रहा है। ज़रूरत है कि हम कितने रणनीति के साथ और कितने सटीकता के साथ पढ़ रहे हैं। क्या हम वो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है, कि सिर्फ ये है कि हम टॉपिक ख़त्म कर दिए, हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया और अब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। याद रखिए IAS का एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि हम इतने अनुभव के साथ कैसे कह सकते हैं, तो याद रखिए हम भी इसी जर्नी में है और हम आपसे कई
अटेम्प्ट आ गए हैं और हमने अटेम्प्ट दिया भी है, एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। बस यही है कि थोड़ा सा माइनर डिस्टेंस रह गया है, तो वो भी आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हो जाएगा, आप लोग का भी क्लियर होगा और हमारा भी क्लियर होगा। हालांकि बस माइनर डिस्टेंस है, लेकिन ये भी कथन है, चलता है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो आईएएस नहीं है वो आईएएस की कोचिंग कैसे पढ़ा सकता है। याद रखिए, एक टीचर आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन वो हज़ारों लोगों को आईएएस बना देता है। ये सोचने की बातें हैं। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये बातें सुनकर हंसी लगे, क्योंकि हंसी तभी लगती है जब उतना दूर तक हम सोच नहीं पाते। जब सोच छोटी रहती है ना, तो लोग बस थोड़ा सा सोच पाते हैं। और वही जो एक रूढ़िवादी विचारधारा है कि जब अपने से कुछ ना हो तो ये मान लिया जाए कि किसी से कुछ नहीं होगा। ये बातें हम बस यही कहेंगे, आप लोग अपने मन में मत लाइए। अगर आप सोचे हैं कि हम आगे जाएंगे तो आप जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फ़र्क पड़ता है कि यहाँ जो टाइम देता है वो फुल ईमानदारी और विश्वास के साथ दे, क्योंकि आप ही टाइम नहीं दे रहे, हम भी टाइम देते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है पढ़ाने का। हमारा पढ़ाने का अपना अनुभव रहा है, हम भी 3 साल सिविल में दिए हैं, हम भी पढ़ाए हैं। उम्र एज का जो भी आपको लगे या वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस उम्र में लोग अपनी तैयारी शुरू भी नहीं करते हैं, उस उम्र में हम आधी तैयारी ख़त्म कर दिए थे। ऐसा कोई ये बताने का ये कोई मतलब नहीं कि हम बता रहे हैं या कोई ऐसा हमारे मन में है कि ये बताया जाए, लेकिन ये जो कि हमारा एक प्रयास है समाज में अच्छाई लाने का, या समाज में कुछ ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का जो शायद किसी कारण उस आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि शुरुआत हमेशा एकदम डाउन टू अर्थ से होता है। बस वहीं से शुरुआत किया जा रहा है, आज आपके सामने है। लेकिन यही होगा कि जो लोग बात मानते रहेंगे वो भी आगे जाएंगे, और BMS अकेडमी भी आगे जाएगी। वो उसको आप लोग को ही आगे लेके जाना है। इसमें जो लोग प्रॉपर बने रहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 लोग, विश्वास है तभी आप 32 वीडियो या 33 वीडियो जो यूट्यूब पे पढ़ा है आप पूरा पढ़ें। तो ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, हम मेहनत बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और चलिए फिर एक नया चैप्टर शुरू किया जाए। बाकी थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम हम आप लोग से और लेंगे। थोड़ी सी आप लोग को एक बात बताना है, चूँकि अब एक जो श्रृंखला है वो बढ़ती जा रही है। 32 वीडियो से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें कम से कम 8 से 10 वीडियो जाएगा, तो करीब ढेर सारा वीडियो हम लोग का प्रॉपर यूट्यूब पे बन जाएगा। वो आप लोग के लिए ही है। वहाँ कोई 1000 लोग, 500 लोग, 100 लोग, 200 लोग नहीं पढ़े, वहाँ बस आप ही लोग पढ़ें। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नाम नहीं कमाना है यूट्यूब पे आके। हम बस यही चाहते हैं कि अपना जो एक स्ट्रगल शुरू किए थे, उस स्ट्रगल में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें उन सभी लोगों का हम साथ दे पाएँ जो शायद उस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं जहाँ से हम निकल कर आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिचुएशन में जो हम टाइम लॉस कर लिए वो टाइम लॉस ना हो। अगर सही ढंग से, सही तरीके से आपको प्रॉपर टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए तो शायद आपका टाइम बच सकता है। हम लोग जो तैयारी शुरू किए तो लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को कोई कोचिंग मिल जाए या कोई बताए समझाए। हम लोग जो भी किए वो खुद से किए, कोई स्रोत नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हम लोग की हेल्प कर सके। तो आज जहाँ तक आए हैं, वो कहते नहीं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलरी, वो महान नहीं था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला वो व्यक्ति महान था जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। तो यहाँ तक हम लोग जो आए हैं, जो चल रहे हैं, ये समझिए कि यही है जो हम लोग बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के यहाँ तक आ रहे हैं। एक गांव देहात से निकल कर एक इतनी बड़ी सोच लेकर, ये माने रखता है कि गांव से आते हुए हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग एक ऐसी स्थिति से बाहर निकल रहे हैं जहाँ से शायद लोग, अगर आप किसी से बताएं कि मैं तैयारी शुरू करते हैं तो लोग बस आपका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वही है कि सोच छोटी है तो लोग उसी हिसाब से रिएक्शन देंगे। तो ये बात करने का हमारा मतलब बस ये, हमको पता है कि आप लोग का टाइम कीमती है। उस टाइम में हम इतना 15 मिनट का शायद ये जो भी है बात कर लिए, शायद ही कोई को पसंद ना आए, लेकिन शायद उनमें से किसी एक को भी पसंद आ जाए। शायद इसी बात से उनके स्ट्रगल में शायद थोड़ा सा हिम्मत मिले, क्योंकि जानना ज़रूरी है। जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ आप अपना टाइम दे रहे हैं, वहाँ
उसके बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। वो हम अपने कोचिंग में हमेशा कहते हैं कि कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी आप लीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर गलत है तो गाड़ी कभी भी पलट सकती है। अगर ड्राइवर ए टू जेड सही है तो गाड़ी कैसी भी हो वो कभी पलट नहीं सकती और अपने लक्ष्य तक वो पहुंचेगी। तो चलिए, ज़्यादा लंबी ये जो एक बात पहुंचाने का तरीका था हमारा, वो जो बात करने का जो प्रोसेस है उसे कम किया जाए और अपने टॉपिक की तरफ चला जाए। चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 16 मिनट हो गया, और हम यही कहेंगे अगर किसी का टाइम लॉस हुआ है तो आगे से नहीं होगा ऐसा। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी है बताना तो हम बता दिए, बिना इसके क्लास को हम शुरू कर ही नहीं पाते। क्योंकि हम 1000 लोग के लिए नहीं आते, हम उनके लिए आते हैं जो यहाँ पर प्रॉपर क्लास देखते हैं। ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए सारी बातें। बाकी धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी तो स्ट्रगल आपके सामने आता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। तो टॉपिक का नाम क्या है? पर्यावरणीय अवनयन। पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। राइटिंग थोड़ा सा नहीं बन पाता है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। चलिए, तो क्या है पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। तो चैप्टर का नाम आज क्या, कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? याद रखिए, हमेशा जो चैप्टर का नाम होता है उस हेडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बारे में हम पूरा 8 क्लास पढ़ेंगे, 8 से 10 क्लास। और कहीं ऐसा हो कि हमको चैप्टर का नाम जो दिया गया वही समझ में ना आए और हम 8 वीडियो पढ़ लें। ये तो फिर वही बात हुई कि आधार कार्ड में हमारा नाम ही ना हो और हम ये कहें कि इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं के लड़के हैं। ठीक, क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं, उसमें लिखा रहता है नाम, गांव, पता, सब कुछ। जैसे आधार कार्ड जरूरी हो गया, वैसे याद रखिए इस चैप्टर के लिए ये हेडिंग जरूरी हो गई है। तो इस हेडिंग में क्या है, नाम क्या है हेडिंग का? पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि जब अगर हम लोग इसे समझ लेंगे तो आगे का सारा टॉपिक जो हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा। लिखा है पर्यावरण। पर्यावरण तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा पर्यावरण क्या होता है। ठीक, तो एक जीव, चलिए सिंपल समझा रहे हैं, एक जीव, ठीक, और जीव के आसपास, जीव के आसपास, आसपास, आस पास के सभी सजीव व निर्जीव घटक से निर्मित क्या होता है? पर्यावरण। ठीक, एक जीव और जीव के आसपास के सजीव एवं निर्जीव घटक जो होते हैं उनसे क्या बनता है? पर्यावरण हो बनता है। क्या बनता है? पर्यावरण। तो याद रखिए इसमें इसका परिभाषा अलग अलग तरीके से अलग अलग किताब में दिया गया है, लेकिन चूंकि एक सिंपल परिभाषा जो हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे उस हिसाब से देखते हैं। चूँकि अभी पर्यावरण में हम लोग को भूमि भी देखना है, भूमि प्रदूषण भी देखना है, पर्यावरण में जल प्रदूषण भी देखना है, पर्यावरण में मृदा प्रदूषण भी देखना है। तो याद रखिए, और पर्यावरण में वायु प्रदूषण भी देखना है। और इन सभी से, वायु से, मृदा से, जल से, भूमि से, इन सभी से कौन रिलेट है? जीव। क्योंकि इनसे प्रभावित कौन हो रहा है? जीव। जैसे मनुष्य भी क्या है? जीव है। ठीक, पेड़ पौधे भी क्या है? जीव है। तो याद रखिए, पर्यावरण में हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण का क्या हो रहा है? अवनयन हो रहा है। पर्यावरण में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। और इस प्रदूषण से, इस अवनयन से कौन संबंधित है? जीव। और जीव में कौन आता है? मनुष्य। इसीलिए यहाँ जो पर्यावरण का मतलब निकलेगा वो क्या निकलेगा? पर्यावरण का मतलब क्या निकलेगा? जीव तथा जीव के आसपास के सभी सजीव और निर्जीव घटक से निर्मित जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। कोई जीव है, जीव के आसपास मान लीजिए नदी है, उसे जीव के आसपास पेड़ है, उसे जीव के आसपास तालाब है, उसे जीव के आसपास पेड़ हो गया, तालाब हो गया, पहाड़ है,
और वही उसी जीव के पास तो नहीं होगा, लेकिन क्या पड़ता है, तो क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, तो ये जो पेड़ हो गया, ये हो गया सजीव। पेड़ पौधे, जितने पेड़ पौधे क्या हो गए, सजीव। और ये तालाब हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव। और इन्हीं से कौन घिरा है, जीव। तो पूरा क्षेत्र जो है जीव के आसपास के पूरे क्षेत्र को एक बार में हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण। वर्ण माने होता है चारों। ठीक, समझ में आया, ये था पर्यावरण। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक, तो अब दूसरा शब्द क्या है, चूंकि भी हम लोग पीछे देखे थे, इसमें कहाँ गया, हम लोग देखे थे पर्यावरण में क्या है, ये कौन सा शब्द है, अवनयन पढ़ना। क्या पढ़ना, हम लोग को चैप्टर का नाम क्या था, पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण। अब कौन सा शब्द आया, सबसे पहले प्रदूषण देख लिया जाए, फिर अवनयन देखा जाए। क्या देखा जाए, पहले देखा जाए प्रदूषण क्या होता है, ठीक, और प्रदूषण के बाद क्या देखा जाए, अवनयन देखा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा, प्रदूषण। प्रदूषण, ठीक। अब प्रदूषण पढ़ना है हम लोग को, समझना है कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण शब्द का मतलब क्या होता है। याद रखिए, इसमें केवल शब्द का प्रयोग होगा या फिर मात्र शब्द का प्रयोग होगा, अभी समझाएंगे, नहीं तो अवनयन में गलती हो जाएगी। इसमें केवल या मात्र मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, इसमें प्रदूषण में क्या हो जाएगा, केवल या मात्र, अभी समझा रहे क्यों कह रहे इसे, मात्र मनुष्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के गुणवत्ता में हार, समझा रहे हैं। चलिए देखा जाए इसे, क्या है इसका मतलब। तो प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण, ठीक। तो प्रदूषण का मतलब क्या होता है, केवल मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा, केवल मनुष्य द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या हो, हार्स हो, कमी हो, क्या हो, हार्स हो या कमी हो, तो इसे क्या कहेंगे, प्रदूषण। मतलब केवल मनुष्य द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि की जाए, कोई भी गतिविधि, अभी समझाएंगे कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है। तो केवल, याद रखिए, इसमें मात्र मनुष्य द्वारा होना चाहिए, प्राकृतिक नहीं होती, प्राकृतिक जो होती है वो अवनयन में आता है, ठीक। प्राकृतिक प्रदूषण, प्रकृति कभी प्रदूषण नहीं करती। तो केवल मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा, केवल मनुष्य द्वारा स्थानीय स्तर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, केवल स्थानीय स्तर पर। तो मनुष्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी गतिविधि की जाए जिससे वहाँ के पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए। क्या आ जाए, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी। तो मनुष्य द्वारा स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई भी गतिविधि किया जाए जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए, ठीक। चलिए इसे देख लिया जाता है, इसका पोस्टमार्टम करके देखा जाए। चलिए हम क्या बताएं अभी, क्या बताएं, हम बताएं किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा। चलिए कहाँ का मनुष्य देख रहे हैं हम लोग, लिखते हैं, जो कभी जल्दी घटना हुई थी, हम लोग देख लेते हैं दिल्ली, जो कि स्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया ना। तो याद रखिए, दिल्ली के स्थानीय लोगों के द्वारा, किसके, दिल्ली के स्थानीय लोगों के द्वारा, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, दिल्ली नहीं लिखते हम लोग, लिखते पंजाब, ठीक। किसके द्वारा, हाँ, तो पंजाब के स्थानीय लोगों के द्वारा, किसके, पंजाब के स्थानीय लोगों के द्वारा जब क्या जलाया गया, अभी बताए थे कि मनुष्य के द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा कोई स्थानीय क्षेत्र पर कोई ऐसी गतिविधि की जाए जिससे वहाँ की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी। ऐसे में क्या करें कि पंजाब के मनुष्यों द्वारा या पंजाब के स्थानीय लोगों के द्वारा कौन सी गतिविधि की गई, पराली जलाने की। कौन सी गतिविधि, पराली जलाने की। तो पराली जलाने से क्या हुआ, वहाँ के, चूँकि पर्यावरण में भी बताए थे, इधर देखिए ध्यान से, भी बताए थे पर्यावरण जो होता है किससे मिलकर बना होता है, पर्यावरण बना होता है सजीव घटक से और किससे, निर्जीव घटक से। और निर्जीव घटक में कौन आता है, वायु आता है। और बताए थे कि पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आना चाहिए,
हार्स या कमी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग देखें कि हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे कि केवल मनुष्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी गतिविधि की जाए जिससे क्या हो, पर्यावरण में हार्स हो। तो हम कहाँ के देख रहे हैं कि पंजाब के स्थानीय लोगों के द्वारा कौन सी गतिविधि की जा रही है, पराली जलाने की गतिविधि। कौन सी गतिविधि, पराली जलाने की गतिविधि। तो पराली जलाने की गतिविधि से क्या हो रहा है, किसमें हार्स हो रहा है, वायु में, वायु की गुणवत्ता में। किसकी गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में क्या हो रहा है, हार्स हो रहा है। इसलिए समझाए थे पर्यावरण की यह परिभाषा। अब वायु की गुणवत्ता में कहाँ से हार्स हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखें कि वायु की गुणवत्ता मतलब क्या हो गया, वायु क्या है, वायु है गैसों का समूह। किसका समूह, गैसों का समूह, ठीक। और गैसों के समूह में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिस चीज की मात्रा बढ़नी चाहिए, किसकी मात्रा, O2 की मात्रा, O2 की मात्रा में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है, ठीक। तो ये जो O2 की मात्रा में कमी आ रहा है, O2 की मात्रा में कमी आने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, प्रदूषण की प्रक्रिया कहलाएगी। और अगर O2 में कमी आएगा तो याद रखिए किसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, CO2 में, जो कि क्या है, CO2 की बढ़ी हुई मात्रा एक हानिकारक है। हालांकि CO2 हानिकारक नहीं है, लेकिन CO2 की बढ़ी हुई मात्रा क्या हो जाएगी, हानिकारक। और उससे मनुष्य को सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम। और जब हम लोग को सांस लेने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कौन सा शब्द समझे अभी, कौन सा शब्द था वो, हम लोग कौन सा शब्द देखे थे, तो प्रदूषण शब्द को हम लोग समझ लिए। तब प्रदूषण क्या होता है, तो याद रखिए, प्रदूषण केवल मनुष्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी गतिविधि की जाए जिससे पर्यावरण में क्या आ जाए, पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या हो जाए, हार्स हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, अवनयन लिखा है। कौन सा शब्द, अवनयन शब्द, ठीक। कौन सा शब्द, अवनयन, अवनयन शब्द। कौन सा शब्द, अवनयन शब्द, ठीक, अवनयन। चलिए वो फिर से लिख देते हैं कौन सा शब्द, चूँकि राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सही आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए। अवनयन शब्द, ठीक। अब ये अवनयन क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे ऊपर, चलिए देखते हैं, प्रदूषण लिख देते हैं, साथ में देखते हैं, चूँकि बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर ये तैयार हो गया तो पूरा चैप्टर हम लोग का तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। प्रदूषण में हम लोग देखे थे केवल मनुष्य द्वारा था, किसके द्वारा, केवल, इसमें प्राकृतिक को ऐड नहीं किया गया था। केवल मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि की गई स्थानीय स्तर पर जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ गया, कमी आ गया, ठीक। यहाँ देख रहे हैं अवनयन में क्या हो जाएगा, अवनयन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, चलिए अवनयन में देख लेते हैं। तो अवनयन एक ऐसी घटना है जहाँ मानवकृत भी होगा, जहाँ याद रखिए पर्यावरण, अवनयन का मतलब होता है मानव कार्यों द्वारा, किसके द्वारा, मानव कार्यों, वहाँ केवल मनुष्य के कार्य थे जिसके वजह से स्थानीय स्तर पर कोई गतिविधि की गई, पर्यावरण की गुणवत्ता में हार्स आ गया तो प्रदूषण के। यहाँ अवनयन में क्या रहेगा, यहाँ मानव कार्य भी होंगे और प्राकृतिक वजह से भी रहेगा, प्राकृतिक कार्य, समझाएंगे कौन सा कार्य, प्राकृतिक कार्य। तो याद रखिए अवनयन क्या है, अवनयन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मानव कार्य और प्राकृतिक कार्य, ठीक, इन दोनों कार्यों की वजह से, ठीक। क्या कहें कि अवनयन क्या होता है, अवनयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव कार्य एवं प्राकृतिक कार्य, इन दोनों कार्यों की वजह से केवल स्थानीय स्थानीय स्तर पर नहीं, वहाँ केवल कौन किस स्तर पर हो रहा था गुणवत्ता में कमी, स्थानीय स्तर पर। पंजाब में पराली जली तो केवल दिल्ली में प्रभाव पड़ा, पूरे भारत में नहीं पड़ा था, एक स्थानीय क्षेत्र में पड़ा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, अवनयन क्या होता है, अवनयन क्या होता है कि इसमें मानव कार्य और कुछ प्राकृतिक कार्य की वजह से स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर के बाद क्या कहते हैं उसे, प्रादेशिक स्तर, प्रदेशीय स्तर, और हाँ प्रादेशिक स्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद करने में कोशिश किए तो प्रादेशिक स्तर याद आया, प्रादेशिक स्तर, और याद रखिए प्रादेशिक के अलावा हो जाएगा विश्व स्तर। चलिए इसे समझा जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना आसान टॉपिक तो है नहीं, ठीक। विश्व स्तर के पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, समझा रहे हैं अभी, पर्यावरण की
गुणवत्ता में क्या आ जाए। तो याद रखिए क्या आ जाए, तो पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए। चलिए इसे समझा जाए आसानी से। हम अभी क्या कि अवनयन की परिभाषा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग क्या कि अवनयन जो होती है, अवनयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव का कार्य भी ऐड होते हैं और प्राकृतिक कार्य भी ऐड होते हैं। तो जब कभी मानव के किसी कार्य के द्वारा या प्राकृतिक कार्यों के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधि हो जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर उसका प्रभाव पड़े, बल्कि स्थानीय स्तर के साथ साथ प्रादेशिक स्तर पर, विश्व के स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिले, और उसके प्रभाव की वजह से पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अवनयन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा अवनयन की प्रक्रिया। तो अवनयन की प्रक्रिया में न केवल मानव कार्य सम्मिलित होते हैं बल्कि प्राकृतिक कार्य भी सम्मिलित होते हैं, और उनकी वजह से ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो केवल उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर नहीं पड़ता, प्रादेशिक स्तर पर नहीं पड़ता, विश्व के पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक, जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा समझ में आएगा हम लोग को, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा भूकंप। ठीक, क्या आ जाएगा, भूकंप के बाद आ जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बाद क्या लिख दें, परमाणु विस्फोट। तो याद रखिए परमाणु विस्फोट हो गया मानव कार्य के द्वारा किया गया, भूकंप और ज्वालामुखी क्या प्राकृतिक। लेकिन जब भी ऐसी कोई भी गतिविधि हो, भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे या परमाणु विस्फोट हो, तो इसका प्रभाव केवल स्थानीय स्तर पर नहीं होता कि जहाँ फटा बस वहीं हुआ, जहाँ भूकंप आया उसके सेंटर पर ही हुआ, या जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ केवल वहीं पर हुआ प्रभाव उसका दिखाई दिया। इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो प्रभाव होगा वो केवल कहाँ नहीं होगा, स्थानीय स्तर पर नहीं होगा। यहाँ के स्थानीय स्तर छोड़िए, इसका प्रभाव प्रादेशिक स्तर पर भी नहीं होता। इसका प्रभाव इन सब से ऊपर कहाँ तक होता है, विश्व स्तर तक इसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे अगर भूकंप आता है कहाँ, नेपाल के काठमांडू में, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब उसका प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी भी ऐसे फटती है, तो केवल ये नहीं कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो केवल जिस देश में उद्गार हुआ उस देश में ही वायु गुणवत्ता में कमी आएगी, क्योंकि वो वायु जो है वो वायु को एक विशेष देश का नहीं होता। कोई हवा जो है एक ही देश में नहीं चलेगा। अगर कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उससे निकली हुई जो हानिकारक गैसें होती है वो वायु में सम्मिलित हो जाती है। वायु में सम्मिलित होने से उनकी मात्रा में वृद्धि होती है, और विषाक्त जो गैसें होती हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, अगर उनके गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी तो याद रखिए O2 की मात्रा में क्या होती है, कमी। और इससे न केवल स्थानीय स्तर पर जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है न केवल वहाँ प्रभाव पड़ता है, बल्कि ना प्रादेशिक स्तर पर, इन सब से ऊपर आकर उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है। ठीक, जैसे कोरोना वायरस को ले लीजिए, तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का अवनयन में ही आया था, जो कि एक ये मानवकृत कार्य था। और मानवकृत के ऐसा कोई भी कार्य जिसकी वजह से क्या हो जाए, पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए। समझ में? चलिए, ऐसा कोई भी कार्य जो मानव के द्वारा हो या प्राकृतिक हो, इन दोनों की वजह से अगर कोई भी ऐसे कोई भी गतिविधि होती है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आता है, तो उसे किस शब्द से इंडिकेट करते हैं, तो अवनयन शब्द से इंडिकेट करते हैं। थोड़ा तेज स्पीड में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ज़रूरी भी है थोड़ा सा मेंटेन करना स्पीड, कहीं ऐसा ना हो कि बस क्लास ही ख़त्म ना हो, वीडियो तो अच्छी खासी बन जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो समझ में आया, दो समझ में आ जाना चाहिए। कौन कौन सा टॉपिक तो अभी देखे थे हम लोग, पहला कौन सा था, शुरू किया था, तो पर्यावरणीय अवनयन। तो अवनयन क्या होता है, मानव कार्य एवं प्राकृतिक कार्य के द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर न केवल प्रादेशिक स्तर पर उसका प्रभाव पूरे विश्व के पर्यावरणीय गुणवत्ता पर पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, अवनयन कहते हैं। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण केवल मानव के द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी ऐसी गतिविधि की जाए जिससे स्थानीय स्तर पर ही पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए। जैसे पंजाब के लोगों के द्वारा जब पराली जलाई जाती है तो उसका प्रभाव केवल स्थानीय क्षेत्रों में पड़ता है, पंजाब दिल्ली में पड़ता है, और वहाँ के ही वायु की गुणवत्ता में क्या आ जाता है, कमी। और वायु किसमें आता है, पर्यावरण में आता ही है, चाहे कि वायु पर्यावरण के गुणवत्ता में कमी है चाहे कि वायु की गुणवत्ता में कमी है, तो हो गया प्रदूषण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं एक विशेष शब्द के बारे में पढ़ना जिसका नाम है प्रदूषक। कभी कभी आ जाता है प्रदूषक। ठीक, कौन सा शब्द हो गया, प्रदूषक। बहुत सिंपल सा इसका आंसर रहेगा, याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं। चलिए,
तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ही प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही प्रदूषक कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक, चलिए यही चैप्टर शुरू होगा, लंबा चलेगा। तो याद रखिए प्रदूषक क्या होते हैं, तो जिसकी वजह से प्रदूषण होता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही प्रदूषक कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि जो धूल के कण हैं, धूल के कण, अगर ये धूल के कण क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो ये धूल के कण ही क्या हो जाएंगे, प्रदूषक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रदूषक। क्यों, क्योंकि प्रदूषक ही क्या उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण। तो याद रखिए प्रदूषण उत्पन्न करने वाले, क्या उत्पन्न करने वाले, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो धूल के कण ही है, कण ही तो है जो क्या उत्पन्न करे, प्रदूषण, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रदूषक कहलाएंगे। तो प्रदूषक की परिभाषा क्या होती है, तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग आगे देखें तो DDT कीटनाशक दवाई जो होती है, एरोसॉल, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब क्या है, ये सब प्रदूषक ही तो हैं। क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से ही प्रदूषण होता है। तो भी वही बताए, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट हो तभी तो प्रदूषण हुआ, तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या हो जाएगा, प्रदूषक में आएगा। समझ में आया, प्रदूषक। अब याद देखिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार, अध्ययन के सुविधा के अनुसार, सुविधा के अनुसार प्रदूषक को 4 भागों में बांटा गया। 4 आधार रख ले। तो याद रखिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रदूषक को कितने आधारों में बांटा गया है, 4 आधारों में। ठीक, कितना आधार में, 4 आधारों में। ठीक, पहला कौन सा आधार हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। कौन सा हो जाएगा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। अभी एक एक करके पढ़ना है पूरा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। तो याद रखिए प्रदूषक ही होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रदूषक को, प्रदूषण को नहीं, याद रखिए प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक है तो प्रदूषण करते हैं। तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रदूषक को 4 आधारों में बांटे। पहला उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक, दूसरा हो जाएगा अवस्था के आधार पर प्रदूषक, ठोस द्रव गैस, और देखेंगे स्वरूप के आधार पर प्रदूषक, और चौथा हो जाएगा निस्तारण, डिस्पोजल, निस्तारण। क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, निस्तारण। चौथा क्या हो जाएगा, निस्तारण। ठीक, तो याद देखिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए कि अच्छे से प्रदूषक को पढ़ सकें, क्योंकि ये वही प्रदूषक है जो क्या उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण। अगर हम लोग इन पर रोक लगा ले तो प्रदूषण होगा ही नहीं, क्योंकि प्रदूषण तो एक विशेष शब्द है जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता में क्या आता है, कमी। लेकिन प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रदूषक। तो हमको पदार्थ को खत्म करना है। अगर हम लोग पदार्थ खत्म कर देंगे तो प्रदूषण होगा ही नहीं, क्योंकि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। और प्रदूषक की वजह से ही क्या होता है, प्रदूषण। और जो अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग प्रदूषक को 4 आधारों में बांटे। कितने आधारों में, 4 आधारों में। पहला क्या हो गया, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। अवस्था के आधार पर ठोस द्रव गैस में देखें कौन से प्रदूषक होते हैं। हम लोग स्वरूप के आधार पर देखेंगे, किस आधार पर, स्वरूप के आधार पर। देखिए ध्यान से, किस आधार पर, स्वरूप के आधार पर। और हम लोग देखेंगे निस्तारण के आधार पर, किसके आधार पर, निस्तारण, डिस्पोजल। कुछ होते हैं जो अवघटनकर्ता होते हैं और कुछ जो अवघटनीय होते हैं। ठीक, चलिए फिर हम लोग अब शुरू कहाँ से करेंगे, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। तो एक लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन चलिए 10 मिनट और क्लास ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुरुआत हो ही गया तो एक लंबा जो संघर्ष है इस चैप्टर का वो चलता रहेगा 8-10 दिन का, और फिर जाके चैप्टर क्लियर होगा। तो मैंने से पढ़ते रहिए। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं।
कौन सा हो जाएगा? तो पहला कौन सा प्रदूषक, जो प्रदूषक को 4 आधारों पर हम लोग बांटे हैं, तो उसमें पहला कौन सा आधार था? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। याद रखिए, इसका नोट्स बनाइएगा अच्छे से। उत्पत्ति क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। वर्तनी शुद्धि का भी ध्यान रखिए, इसीलिए वर्ड सही से लिखिए। चलिए हम भी अब थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो पहले अपने ऊपर उसको लागू करें। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर क्या पढ़ना है? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को? प्रदूषक पढ़ना है कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, किस आधार पर? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक। ठीक, तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक, किसके आधार पर? तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। चलिए इसे अच्छे समझा जाए। पहला हो जाएंगे प्राकृतिक प्रदूषक। उत्पत्ति के आधार पर क्या थे? तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम प्रदूषक। कृत्रिम प्रदूषक, या इसी को क्या कहेंगे? मानव जनित क्या कहेंगे? इसे मानव जनित प्रदूषक कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव जनित प्रदूषक कहेंगे। ठीक, तो चलिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो प्राकृतिक होगा और एक कृत्रिम होगा। या तो प्राकृतिक वजह से प्रदूषक उत्पन्न होंगे, या तो कोई मानवकृत ऐसा कोई कार्य होगा जिसकी वजह से प्रदूषक क्या होंगे? उत्पन्न। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इस टाइम, क्योंकि शादी विवाह का सीजन चल रहा है। तो चलिए, प्राकृतिक प्रदूषक में कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण हो? क्योंकि याद रखिए प्रदूषक ही प्रदूषण करते हैं, तो पहले प्रदूषक तो पता कर लें। तो याद रखिए अभी बताए थे, ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रदूषक हो जाएगा। तो प्राकृतिक, क्योंकि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जिसकी उत्पत्ति हो, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक प्रदूषक में पहला कौन आ जाएगा? ज्वालामुखी। कौन हो जाएगा? ज्वालामुखी। ठीक, तो ज्वालामुखी किस में आ जाएगा? प्राकृतिक प्रदूषक में आ जाएगा। ज्वालामुखी के बाद भूकंप। भूकंप भी क्या आ जाएगा? प्राकृतिक प्रदूषक में आ जाएगा। याद रखिए, जैविक पदार्थों के सड़ने से, जैविक पदार्थों के सड़ने से, किससे? सड़ने से क्या उत्पन्न होता है? SO2 और NO। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जो होता है ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं। ठीक, अगर हम लोग अब ध्यान से देखें, चूँकि ये सब विस्तार से हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें कृत्रिम प्रदूषक में कौन कौन सा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो मानव के द्वारा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो DDT। ठीक, अब ये DDT क्या होता है? ये याद रखें कीटनाशक दवाई है जो जिसका छिड़काव किया जाता है। ठीक, आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हो जाएगा CO2। ठीक, ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पता है ना कि जनसंख्या जितनी यदि वृद्धि होगी तो CO2 की मात्रा में उतना ही क्या हो जाएगा? वृद्धि, चूँकि CO2 मानव उत्सर्जित करता है और O2 को ग्रहण करता है। CO2 अगर देख लें, अगर ध्यान से देखें तो प्लास्टिक, तो क्या प्लास्टिक ये प्राकृतिक है? प्लास्टिक मानव बना है, तो प्लास्टिक किस में आ जाएगा? कृत्रिम में आ जाएगा। चलिए इसके अलावा भी देख लिया जाए। अमोनिया, याद रखिए अमोनिया मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, अमोनिया हो गया। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो एक और आ जाएगा, हाँ, पार्टिकल, कणकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? कणकीय पदार्थ। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा आगे वीडियो में। कणकीय पदार्थ जिसे क्या कहेंगे? PM, पार्टिकुलेट मेटल 2.5 जो होता है धूल के कण होते उन्हें कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लिया जाए फिर आगे चले। इसी में है, इसी में ये वाला पार्ट तो उधर रहेगा, हम लोग किस वाले में देख रहे हैं। इसमें एक और शब्द आएगा, वो रहेगा BOCS। क्या नाम रहेगा? BOCS, जिसे क्या कहेंगे? याद रख लीजिएगा, पूछ लेता है कि ये किस में आता है, मानव किस में आता है? प्राकृतिक में। तो वोलेटाइल क्या हो जाएगा? वोलेटाइल। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, या देखिए इधर लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, कंपाउंड। चलिए वर्ड गलत नहीं लिखेंगे अब। या देखिए ये सब जो है ये मानवकृत है, ये मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? डीडीटी को कौन बनाया? उत्पत्ति कौन किया इसका? तो मानव किया। CO2 किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मनुष्य के द्वारा। प्लास्टिक मनुष्य के द्वारा, अमोनिया मनुष्य के द्वारा, पार्टिकुलर मैटर धूल के कण मनुष्य के द्वारा, अब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। तो ये था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक। कितने प्रकार के? 2। तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के? 2। प्राकृतिक प्रदूषक, कृत्रिम प्रदूषक। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, भूकंप, जैविक पदार्थ के सड़ने गले से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। वही देखेंगे तो मानव कृत में ये सब आ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग दूसरा देखें। कौन सा देखें? दूसरा। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर प्रदूषक। अवस्था के आधार पर प्रदूषक। ठीक, अवस्था के आधार पर क्या देख रहे हैं? प्रदूषक, प्रदूषक। तो यह देखिए अवस्था के भी आधार पर प्रदूषक क्या हो जाएंगे? 3 भागों में बढ़ जाएंगे। चलिए पता है ना अवस्था क्या होती है, किसी भी चीज़ की अवस्था। तो याद देखिए अवस्था के आधार पर पहला हो जाएगा प्रदूषक, या तो ठोस होंगे जिसकी वजह से क्या फैलेगा? प्रदूषण, या तो वो द्रव पदार्थ में होंगे, या तो क्या होंगे? गैसीय अवस्था में होंगे। जो भी जिसकी वजह से भी प्रदूषण होगा, अगर उनको हम अवस्था के आधार पर देखेंगे, या तो वो ठोस होंगे, या एक द्रव होंगे, या गैसीय अवस्था में होंगे जिनकी वजह से प्रदूषण होगा। ठीक, तो पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसी के द्रव को क्या कहेंगे? तरल अवस्था, तरल प्रदूषक। क्या कहेंगे? तरल प्रदूषक। इनमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग को देखना कि अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चलिए इसमें देखा जाए, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि धूल के कण की वजह से क्या फैलता है? प्रदूषण होता है कि नहीं होता? अगर रोड पे खूब सारा धूल फैल जाए तो हम लोग कहते हैं बहुत प्रदूषण है यहाँ पर। तो धूल के कण, अब बताइए धूल के कण की वजह से क्या फैल रहा है? प्रदूषण। हम बताए थे कि जिसकी वजह से प्रदूषण होता है वह सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। वह पदार्थ जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो कहते हैं धूल के कण की वजह से क्या फैलता है? प्रदूषण। तो ये धूल का कण क्या हो गया? प्रदूषण या प्रदूषक? प्रदूषक। अब धूल के कण जो है वो किस अवस्था में? ठोस, द्रव या गैस? तो ठोस अवस्था में है। ऐसे होता है एरोसॉल, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एरोसॉल फिलहाल भी देखिए, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। क्या? एरोसॉल। एरोसॉल भी किस में आ जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। अगर आगे हम लोग देखें तो शीशा, अब आप लोग कहेंगे शीशा कहाँ? तो याद रखिए धुआं में शीशा होता है। पारा, ये सब किस अवस्था में? ठोसीय अवस्था में है। और जब ये पर्यावरण में विमुक्त होते हैं, पर्यावरण में रिलीज होते हैं, तो ये पर्यावरण में क्या उत्पन्न करते हैं? पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिससे क्या फैलता है? प्रदूषण फैल जाता है। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें द्रव्य अवस्था में, तो चलिए द्रव अवस्था में क्या क्या हो जाएगा? तो चलिए यूरिया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि यूरिया ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तरल पदार्थ में होता है, बस वो ठोस थोड़ा सा दिखाई देता है। यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया, अमोनिया, और बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे कि ऑयल हो जाता है, ऑयल, ऑयल सिलेक्स, ऑयल सिलेक्स हो जाएगा, ऑयल सिलेक्स हो जाएगा। ये सब किस अवस्था में प्रदूषण करते हैं? तो ये प्रदूषण करते हैं द्रव अवस्था में। अगर वहीं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखें, गैसीय अवस्था वाला इंपॉर्टेंट है, तो गैसीय अवस्था में क्या आ जाता है? तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा CO2। बताइए गैसीय अवस्था में रहता है ना CO2। अगर जितने ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी CO2 उतना ज़्यादा रिलीज होगा। CO2 जितना ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को उतना ज़्यादा अवशोषित करेगा, इससे तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने से जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। पिघलने से क्या होगा? जल स्तर में वृद्धि होगा, जिससे समुद्र किनारे जो बसे हुए छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो जलमग्न हो जाएंगे। ये रीजन है। तो CO2 भी क्या उत्पन्न करते हैं? CO2 की बढ़ी हुई मात्रा, हालांकि CO2 नहीं कहेंगे, CO2 की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है वो क्या करता है? वो प्रदूषण करता है। अगर उसमें देखें तो ये SO2 और ये NO2, ये सभी क्या है? ये सब गैसीय आधार पर क्या उत्पन्न करते हैं? सब गैसीय आधार पर उत्पन्न करते हैं प्रदूषण को। ठीक, चलिए आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तीसरा आ जाएगा निस्तारण। कौन सा आ जाएगा? निस्तारण। ठीक, हाँ क्या आ जाएगा? निस्तारण।
इसी निस्तारण, अब निस्तारण क्या होता है, निस्तारण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसे इंग्लिश में डिस्पोजल कहते हैं। डिस्पोजल माने होता है जिसको अपघटित किया जा सके। क्या? डिस्पोजल। अब याद आया डिस्पोजल माने जिसको अपघटित किया जा सके। तो निस्तारण के आधार पर दो ही प्रकार के प्रदूषक होते हैं, या तो अपघटनीय होते हैं या गैर अपघटनीय होते हैं। क्या होते हैं? या तो अपघटनीय होते हैं या क्या होते हैं? गैर अपघटनीय होते हैं। गैर अपघटनीय होते हैं। अपघटनीय, अगर हम लोग अपघटनीय देखें तो याद रखिए, अगर हम देखिए वाहित मल, वाहित मल, ठीक। अगर हम लोग देखें तो वाहित मल के अलावा आ जाएगा क्या कहते हैं उसे, एक होता है ना कि जैवीय अपशिष्ट। क्या हो जाएगा? जैवीय अपशिष्ट, ठीक। तो ये जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर ली जाए उसी को अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। तो ये तो दोनों क्या हो जाते हैं, वाहित मल और जैव अपशिष्ट, ये तो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा डिस्पोज कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। अगर ये पृथ्वी पर रह जाएंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। तो याद देखिए, अगर वाहित मल पृथ्वी पर रह गया, अगर जैव अपशिष्ट पृथ्वी पर रहेंगे, तो इन दोनों से क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो इन दोनों से उत्पन्न हो जाता है प्रदूषण। लेकिन इन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अपघटित कर लिया जाता है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। तो चलिए, ये तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रदूषक है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अपघटित कर लिए जाते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। लेकिन गैर अपघटनीय में, गैर अपघटनीय में क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी पदार्थ जैसे प्लास्टिक। अब ये जो होता है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता। तो इसका क्या नहीं किया जा सकता? इसे अपघटित नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए वाहित मल उपचार एक होता है, वो जो इंटरमीडिएट क्लास में है, वो एक प्रक्रिया होती है जहाँ प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार होता है, जहाँ जिसके माध्यम से प्लास्टिक को क्या किया जाता है, दोबारा से इसे रिनोवेशन किया जाता है, इसे खत्म किया जाता है। तो याद रखिए, ये भी क्या है, अगर ये पृथ्वी पर रहेगी प्लास्टिक तो भी क्या करेंगे? प्रदूषण फैलाएंगे। मृदा प्रदूषण में प्लास्टिक आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत है, हम लोग देख रहे हैं कि एक जो आगे जो वीडियो आएंगे उसमें सभी सब प्रयोग किए जाएंगे। एक और बच गया है, उसे देख लिया जाए। बस क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करें, या बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। एक अभी बचा है, स्वरूप के आधार पर। किसके आधार पर? स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर, ठीक। तो स्वरूप के आधार पर भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक प्राथमिक प्रदूषक, हाँ ये पूछा गया एग्जाम में, ये पूछा जाता है। एक तो प्राथमिक प्रदूषक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और धैर्य के साथ देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा प्रदूषक? द्वितीयक प्रदूषक, ठीक। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पढ़ना हो पढ़ता रहेगा, बाकी जिसको पैसेंस खोना है वो 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख के भाग जाएगा। चलिए, प्राथमिक प्रदूषक में क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रदूषक, ये सोचने वाली बात है कि प्राथमिक प्रदूषक होते क्या हैं, ठीक। तो वह प्रदूषक जो अपने मूल अवस्था में होते हैं, क्या हो जाएगा? वह प्रदूषक। अब बताइए प्रदूषक क्या होता है, सबसे पहले चलिए बताइए प्रदूषक क्या होते हैं, जहाँ बैठे वही बताइए। चलिए, तो अगर आप लोग बता दिए तो हम अपनी तरफ से बताते हैं। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक। तो उसमें हम क्या देखेंगे? प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्रदूषक जो अपनी मूल अवस्था में होते हैं, जो अपनी मूल अवस्था में होते हैं। मूल माने प्रारंभिक, जैसे उनका उत्पन्न, जैसे वो उत्पन्न हुए, तो वे प्रदूषक जो अपनी मूल अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? मूल अवस्था में होते हैं। मूल अवस्था में होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राथमिक प्रदूषक में आ जाएगा DDT, हाँ ये भी प्राथमिक प्रदूषक में ही हो जाएगा, DDT हो गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ इनकी मात्रा बढ़ गई है वो अलग बात है, DDT हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। आगे देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएंगे,
याद रख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा इसमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो DDT क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। CO2 क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। CO क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। प्लास्टिक क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। इनका प्रयोग करके कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनाया जा सकता, ये अपनी मूल अवस्था में ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे DDT तो अपनी मूल अवस्था में प्रदूषण करेगा, CO2 अपने मूल अवस्था, जैसे CO2 की मात्रा बढ़ा प्रदूषण हुआ, CO की मात्रा बढ़ा प्रदूषण हुआ, प्लास्टिक की मात्रा बढ़ा प्रदूषण हुआ। इसमें अगर हम लोग और आगे ऐड करें तो अमोनिया भी किस में आ जाएगा, तो अमोनिया भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। या याद रख लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसे बिल्कुल याद रखिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अमोनिया हो गया, अमोनिया के अलावा कणकीय पदार्थ हो गए। कौन से पदार्थ, कणकीय पदार्थ अभी बताए थे। पार्टिकुलेट मेटल, PM 2.5 एक पार्टिकुलर मेटल होता है जो प्रदूषण फैलाता है, इसे याद रख लीजिए। और अभी बताए थे BOC, क्या बताए थे, BOCS, वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। और द्वितीयक प्रदूषक में क्या हो जाते हैं, कौन से प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषण में ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो क्या कह सकते हैं कि वातावरणीय पदार्थों से, ऐसे प्रदूषक जो, चलिए ध्यान से देखिए, जो वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं, पदार्थों से अंतःक्रिया करके क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या करके, अंतःक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। ठीक। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में कोई ऐसा पदार्थ है जिसे वो क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर इनमें हम लोग ध्यान से देखें तो और क्या आ जाएगा, O3, ओजोन, जहाँ ऑक्सीजन के दो अणु एक अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु से क्या कर लेते हैं, वातावरण में अंतःक्रिया कर लेते हैं और फिर ये तीनों क्या हो जाते हैं, O3 का निर्माण कर लेते हैं। तो O3 को क्या कहते हैं, ओजोन। तो ओजोन किस में आ जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक में, जहाँ ऑक्सीजन के कण एक अतिरिक्त ऑक्सीजन के कण से क्या कर लेते हैं, अंतःक्रिया कर लिया, किसका निर्माण हुआ, O3 का, ओजोन का।